हेलो एंड वेलकम टू एलईएस। आज इकोनॉमी लेक्चर की सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट बजट। इसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करने से पहले आई हैव टू मेक यू एन अपॉलजी बिकॉज़ मैं 4 मंथ्स से आप लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं थी। एक्चुअली मेरा इंटरव्यू लगा हुआ था पीसीएस का, और आप सबकी शुभकामनाओं के कारण मेरा पीसीएस क्लियर हो गया है। मैं एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे पोस्टेड हो चुकी हूँ, क्वालिफाई कर लिया है 2018 पीसीएस। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अब हम सारी लेक्चर सीरीज़ एलईएस पे ही कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमी की, और हम बहुत अच्छे से इकोनॉमी करेंगे जिससे कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे प्रीलिम्स लेवल पे या फिर इवन मेंस लेवल पर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी हम किस तरह से बेसिक रूप में हैंडल कर सकें, उसके लिए हम देखेंगे, तैयार होंगे, खुद को रेडी करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, एनसीईआरटी कोर बनाती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी के बिना अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास में इतना सब्सटेंस नहीं रहेगा। आप रट के चाहे चले जाएं डेटा वगैरह, लेकिन एक बेसिक तैयारी आपकी होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट्स पे कमांड होना चाहिए। ये आपको एसएससी, नाबार्ड, पीसीएस, आईएएस तक में भी काम आता है, क्योंकि सिंपल सिंपल कंसेप्ट्स भी आईएएस पूछ लेता है, बेसिक फैक्ट या बेसिक कंसेप्ट्स पूछ लेता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई हो। और अब हम इस सीरीज़ को आगे इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे बिना बिना किसी गैप के साथ में। सो लेट अस गो अहेड। सबसे पहले हम देखते हैं आज की मीनिंग ऑफ बजट क्या है, बजट होता क्या है। तो देखिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखें, संविधान में क्या प्रावधान हो रखे हैं इसके लिए, तो आर्टिकल 112 से मिलता है। सीधा सीधा एसएससी जैसे पेपर्स में इस पे सीधा सवाल आ जाता है कि बजट के प्रोविज़न कौन से आर्टिकल में मिलते हैं, तो आप बिल्कुल रट लीजिए, आर्टिकल 112 में मिलते हैं। आर्टिकल 112 में लिखा क्या हुआ है? आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट, ये दूसरा कीवर्ड हो गया यहाँ पर प्रेसिडेंट का, कि प्रेसिडेंट जो है वो आगे आपका काम करेगा, वो पार्लियामेंट में आपके लिए हाँ, 1 सेकेंड, ओके जी। तो प्रेसिडेंट आपके लिए पार्लियामेंट में, जो हमारी संसद है, वहाँ पर जाकर एक एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स का एक अनुमानित जो कि आया है, जितना भी इनकम हुई है सरकार की और जितना उसने खर्चा किया है, ये दोनों चीज़ों का पूरा लेखा जोखा बना के सरकार का एक साल के अंदर कितना हुआ है, अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च तक, ये एक फाइनेंशियल ईयर बनाता है एक साल का। और यही जो है सरकार इसी चीज़ को, प्रेसिडेंट जो है वो सरकार की तरफ से पार्लियामेंट में रखता है। यही कहता है आर्टिकल 112। तो आप देखेंगे कहीं पे भी क्या बजट नाम मेंशन हुआ है, तो आप देखेंगे कि नहीं मेंशन हुआ है। इसीलिए सेकंड बात जो हमारा सेकंड फैक्ट बन के आता है वो यही है कि टर्म जो बजट है, टर्म बजट है, वो मेंशन नहीं है। तो फिर मेंशन क्या है, तो फिर लिखा क्या हुआ है? लिखा हुआ है आर्टिकल 112 में कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एएफएस, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम यूज़ हुआ है। और यही जो है, यही 3 बातों पे फैक्ट्स आ जाते हैं। तो हमने पहला फैक्ट याद किया बजट से रिलेटेड कि आर्टिकल 112 में दिया गया है। दूसरा फैक्ट याद किया कि प्रेसिडेंट इसको पार्लियामेंट में रखता है सरकार की तरफ से। तीसरा लिखा है कि क्या रखता है, ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें सारी सरकार की इनकम और खर्चे, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, ये पूरा इंक्लूडेड होता है एक साल का। ठीक है, एक साल में सरकार की क्या क्या इनकम हो सकती है, सरकार की इनकम टैक्सेस से होती है, और सरकार का खर्चा कहाँ कहाँ होता है, सरकार का खर्चा योजनाओं में, रोड बनाने में, रेलवे में, इन सब में इसका खर्चा होता है। ये सारा पूरा एक एस्टिमेटेड अनुमान लगा के रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स लगाती है। ठीक है, उसके बाद में जो बजट टर्म है, हमने दूसरा फैक्ट, तीसरा फैक्ट देखा कि जो बजट टर्म है वो मेंशन्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तीसरी बात जो हमने देखी वो ये देखी कि फिर बजट की जगह पर एग्जैक्टली टर्म कौन सा है, ये एक टेक्निकल टर्म है, वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये एकदम माइंड में प्रिंट हो गया होगा। कभी भी क्वेश्चन है आपको सीधा बस टिक करना है जाकर, एंड यू हैव टू मूव अहेड। सो लेट अस मूव अहेड।
अब होता है कि इस बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब सरकार बजट बनाती क्यों है, इतना क्यों पेन लेती है। आज नहीं, दिसंबर फरवरी में बजट आता है, उसको बोलते हैं बजट सेशन। ठीक है, फरवरी में जब संसद बैठती है दोबारा से, तो बजट सेशन बोलते हैं। ये आप प्लीज़ जाकर पॉलिटी के सेक्शन में हमारे ही चैनल पर देखिए जाकर, वहाँ पर आई एम श्योर वहाँ पर कंप्लीट हो गया होगा, और नहीं कंप्लीट हुआ होगा तो आने वाले कुछ दिनों में आ जाएगा कि बजट और सेशंस, 3 तरह के सेशंस होते हैं, तीनों को 3 सेशंस होते हैं साल में, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो ये जो बजट सेशन होता है, इसी में बजट पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। और इससे पहले, बजट को प्रेजेंट करने से पहले, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बजट की स्पीच देते हैं, उसको बोला जाता है बजट स्पीच। ठीक है, तो बजट स्पीच दी जाती है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। तो दिसंबर से ही काम शुरू हो जाता है, बल्कि उससे भी पहले से नवंबर से ही काम शुरू हो जाता है। एक कमरे में सारे मिनिस्टर्स, सारा पूरा स्टाफ, आईएएस ऑफिसर्स, कुछ सेक्रेटरी लेवल पे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व है, सेक्रेटेरिएट में इन्वॉल्व है, नीचे तक फ़िल्टर डाउन हो होकर पूरा एक स्टाफ बैठता है और उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है। और इस तरह से फाइनेंस पूरा बजट तैयार किया जाता है, ताकि कोई भी लीकेज ना हो इन्फॉर्मेशन का, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है प्रिपेयर कराई जाती है। और आपको पता है, एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि उसके बाद में शायद जब बजट कंप्लीट हो जाता है, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जो भी, वो हलवा बनाकर खिलाते हैं। ये एक ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन है। और उसके बाद में इसको बजट को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो बजट को प्रेजेंट करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब बजट बनाए क्यों जाता है, क्यों सरकार इतना पेन ले रही है, इतना मुश्किल सह रही है, इतना सारा काम कर रही है, खर्चा करती रहे, पैसा आया है खर्च डाले। लेकिन आप ऐसे सोचिए कि ये हम घर में भी ऐसे कुछ रिसीट्स मम्मियाँ जो हैं बनाती रहती हैं, डायरी उनकी एक मेंटेन रहेगी जिसमें वो लिखेंगी इतना पैसा आया, इतना जो है गया, इसमें यहाँ खर्च किए, उसने वहाँ खर्च किए। ये वो इसलिए करती हैं ताकि मेंटेन कर सके हम अपने खर्चों को, अपनी कमाई को, और उसी तरह से हम अपने खर्चों को आगे प्रिडिक्ट कर सके कि हमको कहाँ पे कंट्रोल करना है और कहाँ पे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है। प्रायोरिटीज़ हमारी डिसाइड हो जाती हैं। तो उसी तरह से अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखें तो सरकार के बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है एलोकेशन फंक्शन। एलोकेशन फंक्शन का मतलब क्या है? एलोकेशन फंक्शन का मतलब ये है कि सरकार कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो कि नॉर्मली किसी प्राइवेट मार्केट मैकेनिज्म द्वारा नहीं प्रोवाइड हो सके। आपको याद होगा, हमने एक क्लास में, एक सेशन में ये देखा था कि जो मार्केट मैकेनिज्म होता है, जो मार्केट होता है, वो प्रॉफिट के बेसिस पे काम करता है, वो डिमांड के बेसिस पे काम करता है। अगर मुझे एक्स चीज़ की डिमांड है तो मार्केट तभी प्रिपेयर करेगा, मार्केट तभी बनाएगा, और अगर उस एक्स चीज़ में प्रॉफिट है तो भी मार्केट बनाएगा। लेकिन अगर मार्केट को कहीं पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो नहीं बनाएगा। सोशल कॉज के लिए मार्केट काम नहीं करता है, और यही गैप को फिल करने के लिए, यही काम को फिल करने के लिए हमारी सरकार लेकर आती है बजट, जिसमें वो एलोकेट करती है, चीज़ों को देती है कुछ फंक्शंस के, कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जैसे डिफेंस का काम। अभी आपने देखा होगा, राफेल जो है वो आया है फ्रांस में, फिर उसके बाद में अपाचे हो गया, और भी जो फ्रंटियर्स मेंटेन करने होते हैं, पूरे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जितने भी हमारे, वो सब के सब कौन मेंटेन करता है? प्रॉपर सरकार मेंटेन करती है। आर्मी को मेंटेन करना, नेवी को मेंटेन करना, एयरफोर्स को मेंटेन करना, इन सब में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी, इसीलिए सरकार जो है वो ये नेशनल डिफेंस का काम करती है। ऐसे ही रोड्स बनाना, रोड्स में भी ये एक सोशल कॉज के लिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में हमेशा ही जो बेनिफिट होता है वो लॉन्ग टर्म में होता है। ठीक है, मतलब आप ये सोचे आज आपने रोड बना दी और कल उससे प्रॉफिट निकल आए, तो ऐसा नहीं होगा। उसमें खर्च बहुत होता है, और जो प्रॉफिट निकलेगा भी वो बहुत दूरगामी होगा, बहुत लेट निकलेगा, अगर निकलेगा तो। दूसरी चीज़, इसके जो प्रॉफिट्स होंगे वो बहुत ही इनटेंजिबल होंगे, मतलब हमें दिखाई नहीं देंगे। सो फॉर इंस्टेंस, अगर कोई रोड गांव में बन गई है, ठीक है, और उसने शहर को कनेक्ट कर दिया है उस रोड को, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बहुत हो रहा है, तो कनेक्टिविटी होगी, ठीक है,
उसके उस गांव के लोग जो अभी तक मेन स्ट्रीम से नहीं कनेक्टेड है, अब वो कनेक्ट हो जाएंगे, वो ट्रेड करने लगेंगे, वो आकर अपना सामान जो है मेन बाज़ार में बेचने लगेंगे, उनको मंडियों का पता चल जाएगा, उनको शहरों का पता चल जाएगा, बहुत कुछ पता चल जाएगा, उनका समय बचेगा, उनको प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें हमें दिखेंगी नहीं, ये चीज़ें इतनी स्लो होंगी और इतना धीरे से हो जाएंगी कि हमें नहीं पता चलेगा। तो ऐसी जगह पे सरकार काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करती है। आप देखेंगे कि इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है, आप और हम सभी लोग एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट बनने जा रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल करना है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, ताकि जो चोरी चकारी होती है, रेप्स मर्डर्स हो जाते हैं, उनको मेंटेन किया जा सके। ये सब के लिए खर्च करना पड़ता है, सैलरीज देनी पड़ती है, पेंशन देनी पड़ती है एडमिनिस्ट्रेटर्स को, रोड के लिए ग्राम सड़क योजना के तहत जो है पैसा लगाना पड़ता है। ये सब काम बजट के थ्रू सरकार एलोकेट करती है। सरकार बताती है कि डिफेंस में हमने इतने रुपए, सब्सिडी में इतने रुपए, पेंशन सैलरी में इतने रुपए खर्च किए हैं। ठीक है, ऐसे गुड्स को पब्लिक गुड्स बोला जाता है और ये नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। ठीक है, अब पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? ये सभी पब्लिक गुड्स होते हैं जो अभी मैंने आपको बताया, प्राइवेट गुड्स नहीं होते हैं। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं, नंबर 1 जो सरकार प्रोवाइड करती है, और नंबर 2 जिनका बेनिफिट हर कोई लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी रोड पर जा रहे हैं तो आपको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा कि आप इस रोड पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर प्राइवेट रोड होती तो आपको डिसअलाउ कर दिया जाता कि नहीं, आप नहीं जा सकते, ये हमारी रोड है। राइट, ठीक है, आप किसी के प्राइवेट के घर में ऐसे ही किसी से एंटर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप किसी पब्लिक बिल्डिंग में बिना किसी झिझक के आराम से जा सकते हैं, और डीएम से या एसडीएम से जाके मिल के और आप उससे कह सकते हैं कि भाई ये काम हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ठीक है, ये पब्लिक गुड्स होते हैं। इनमें नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब ये होता है कि हर कोई इनका प्रॉफिट ले सकता है, आप किसी को किसी भी बेसिस पर एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि आप इसका प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में ये है कि सरकार क्या करती है। सरकार, आपने सुना होगा पापा किसी के मुंह से, या फिर अगर मदर जो है वो वर्किंग है तो उनसे भी सुना होगा कि जो टैक्सेस वगैरह हैं वो लोग पे करते हैं। इवन हम लोग भी जीएसटी पे करते हैं जब भी कोई सामान लेने जाते हैं। तो ये जो टैक्स कलेक्शन का काम होता है ये सरकार के पास में जाता है। राइट, अब ये सरकार करती क्या है इनका? तो सरकार इनसे ट्रांसफर्स देती है। ट्रांसफ़र क्या करती है? सरकार एक्चुअली में लोगों की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। वैसे हम लोगों ने ये नेशनल इनकम वाले पार्ट में किया होगा। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम सिंपल सा ये होता है कि सरकार की जो हमारी इनकम होती है, हर एक इंडिविजुअल की पर कैपिटा इनकम होती है, उसको बोला जाता है पर्सनल इनकम। ठीक है, जब इसमें से टैक्सेस वगैरह हटा दिए जाए तब जो इनकम बचती है, टैक्सेस हमने पे कर दिया, वाटर टैक्स पे कर दिया, हाउस टैक्स पे कर दिया, इनकम टैक्स पे कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स पे कर दिया, ये सब जितना भी हमने टैक्स पे करना था ये सब टैक्स पे कर दिया। अब जो बचा है हमारे पास वो हमारे पर्सनल खर्चे के लिए बचा है, डिस्पोज करने के लिए बचा है। अब हम इसको जहाँ चाहें जैसे मर्जी चाहें वैसे लगा दें। यही होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सिंपल से सिंपल टर्म मतलब पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस क्या हुई? पीडीआई, पर्सनल इनकम। ठीक है, तो इसको सरकार अफेक्ट करती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को। कैसे? ये ट्रांसफर्स करेगी, कलेक्ट करेगी टैक्स। अच्छा, मान लीजिए 100 अगर मेरी इनकम है पर्सनल, ठीक है, और मैं 5 रुपये उसमें से टैक्स दे रही हूँ, तो मेरी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कितनी हुई? 95 रुपये। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार को चाहिए कि नहीं भाई, इन्फ्लेशन आया हुआ है, लोगों के हाथ में पैसा कम होना चाहिए, तो वो क्या करेगी? टैक्स 5 रुपये से बढ़ाकर कर देगी 10 रुपये। तो अब मेरी पर्सनल इनकम कितनी रह गई? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कितनी रह गई? मेरी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रह गई सिर्फ 90 रुपये। ठीक है, अब मुझे सिर्फ 90 रुपये खर्च करने। पहले मैं 95 रुपये खर्च कर सकती थी, अब मैं सिर्फ 90 रुपये खर्च कर सकती हूँ। तो ये जो सरकार कर रही है, टैक्स बढ़ा घटा के हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अफेक्ट कर रही है, यही होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन
फंक्शन। अब ये करती क्या है सरकार, इस पैसे का टैक्स बढ़ा घटा के टैक्स कलेक्ट करती है, तो टैक्स इसको गरीबों में बांटती है। ठीक है, गरीबों के लिए योजनाएं लेकर आती है, गरीब कल्याण योजना लेकर आएगी, ग्राम सड़क योजना लाएगी, ठीक है, मनरेगा लेकर आएगी सरकार, इन सबसे गरीबों को फ़ायदा मिलता है। स्वनिधि स्कीम लाएगी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, इन सबसे गरीबों को बेनिफिट मिलता है। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है, हमारे रिच से पैसा लेके कम थोड़ा सा शेयर लेके और गरीबों में जाके रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ताकि एक जस्टिस मेंटेन हो सके, सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़, असमानताएं कम से कम आ सके। ठीक है, ओके, यह है दूसरा ऑब्जेक्टिव। लेट्स मूव तीसरे ऑब्जेक्टिव पे। तीसरा ऑब्जेक्टिव सरकार का होता है, बजट का होता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। स्टेबलाइजेशन फंक्शन क्या है? स्टेबलाइजेशन फंक्शन इज सरकार का, स्टेबलाइजेशन फंक्शन में होता है कि जब भी कभी भी इनकम और एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, हमारी इनकम और हमारी जो रोज़गार है इन दोनों में फ्लक्चुएशंस आ रही होती है, तो सरकार उनको करेक्ट करती है, स्टेबलाइज करती है डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। फॉर इंस्टेंस, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब सरकार को समझ आ रहा है साल भर में कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ती जा रही है, जैसा कि अभी लॉकडाउन में आया है ना, तुरंत ही लॉकडाउन में एकदम से 12 करोड़ 10 से 12 करोड़ लोग जो है पावर्टी लाइन के नीचे चले गए, 10 करोड़ करीब लोग अनएम्प्लॉय हो गए एकदम से। सरकार ने क्या किया? सरकार ने तुरंत सबसे पहले कैश इंसेंटिव दिया गरीबों को, दूसरा सरकार ने स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, स्किल मैपिंग पे ध्यान दिया। मनरेगा के तहत सरकार ने 202 से 182 से 202 रुपये फीस बढ़ा, सैलरी वेजेस बढ़ा दिए। सरकार ने इवन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक पूरा फंड तैयार कर दिया। ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में रिफॉर्म ले आई, एनआरए में। ये सब एक्चुअली में बजट के ही थ्रू होता है। अभी आपको लग रहा होगा कि लॉकडाउन में तो कोई बजट आया नहीं, तो फिर कैसे हो सकता है? नहीं, लॉकडाउन में बजट नहीं आया, लेकिन बजट उससे पहले ही आ चुका था। तो बहुत सारी स्कीम्स जो थी वो बजट के ही टाइम पे की थी, वो इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी हैं सरकार ने। तो इस तरह से डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करती है सरकार, और वो कैसे करती है? बजट के ही थ्रू करती है। एक छोटा सा और एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सरकार को समझ आता है साल भर में कि जो फिशरी सेक्टर है हमारा वो बहुत ग्रो कर रहा है, हमारे पास में एक पोटेंशियल जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज वो है कि हमारे पास में लगभग 7500 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन है। 9 से 10 स्टेट्स जो है वो इसमें कवर्ड होते हैं। आप देखिए, गुजरात से लेकर पूरा इधर कन्याकुमारी, केरला, तमिलनाडु तक, और उधर कोलकाता तक कोस्ट लाइन है हमारे पास में। हम 3 साइड से ओशन से घिरे हुए हैं। अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास रिवर्स भी बहुत सारे हैं। हमें ये भी पता है एक फैक्ट कि हम वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं फ़िश में, चाहे फिर वो फ्रेश वाटर फिश हो, चाहे फिर वो मरीन फिश हो, राइट। तो अब सरकार ने क्या किया? सरकार ने इसको प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि हम नंबर 1 पे आ जाएं, सरकार ने इस साल के बजट 2020 में, 2019 में भी मत्स्य संपदा योजना लेकर आ गई सरकार, कि मत्स्य संपदा योजना लाएगी, और इसमें सरकार ने टारगेट रखे जिससे कि नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन का ये पार्ट बन सके। ठीक है, तो इस तरह से सरकार देखती है और सरकार डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन भी करती है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि सरकार एकदम से किसी चीज़ का इन्फ्लेशन आया हुआ है, फॉर एग्जांपल अभी हम देखेंगे कि प्याज के दाम बढ़ गए थे कुछ दिनों पहले, राइट। तो प्याज के दाम जब बढ़ गए थे एकदम से, तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने तुरंत उसको एसेंशियल्स में डाला। सरकार ने बोला इसकी होल्डिंग नहीं हो सकती, और सरकार ने बोला कि आप जो है इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। उससे सरकार ने क्या किया? अनियन के प्राइसेस स्टेबलाइज कर लिए। इवन सरकार ने एक्सपोर्ट भी इसका रोक दिया। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं बजट का ही काम होता है कि सरकार जो है चीज़ों की डिमांड एंड सप्लाई जो मार्केट में चल रही है उसको मेंटेन करती है, टैक्सेस बढ़ाकर, घटाकर, या फिर किसी चीज़ पे रोक लगाकर, या किसी चीज़ को प्रोत्साहन देकर। हम कुछ भी देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स लेकर आती है सरकार। ठीक है, तो ये सब क्या फंक्शन है? ये सब स्टेबलाइजेशन का फंक्शन, ये सब स्टेबलाइजेशन का फंक्शन है। 1 सेकेंड, ये सब स्टेबलाइजेशन का फंक्शन होता है,
ठीक है। आई होप आपको ये वाला थ्योरेटिकल था, कंसेप्चुअल ज़्यादा था, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे फैक्ट्स, इन सब फैक्ट्स से क्वेश्चंस बनते हैं पेपर्स में, कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो अगर आपका कमांड है तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे कि बजट एग्जैक्टली बनता क्यों है, बजट क्या है, क्यों है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि बजट के कंपोनेंट्स क्या हैं और आगे देखेंगे कि क्या क्या होता है। टिल देन पढ़ते रहिए, ऑनेस्ट रहिए खुद के साथ में, स्टे डेडिकेटेड, स्टे हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।